हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। छोटे से शहर में बड़ी सी हवेली और एक दुकान। रमेश को शादी के कुछ ही महीनों बाद और बाकी सबको सबका हिस्सा देकर बाबूजी स्वर्ग सिधार गए थे। माँ तो बचपन में ही चल बसी थी। बस रमेश और उसके दो भाई थे। कुल मिलाकर घर में जिम्मेदारी के नाम पर बस रिश्ते निभाने थे। रमेश की शादी को अभी 6 महीने ही बीते थे कि उसकी पत्नी मीरा की घर में भाभियों से खटपट रहने लगी। रमेश समझ नहीं पा रहा था कि इसमें भाभियों की गलती है या मीरा की। फिर उसे लगा, जब बाबूजी ने सबको सबका हिस्सा दे दिया है और हम दोनों फिर भी यहाँ रह रहे हैं, हो सकता है ये भी एक कारण हो उनकी परेशानी का। इसी के चलते रमेश मीरा को लेकर शहर चला गया। वहां अपने हिस्से की दुकान में किराने का सामान भरकर उसे ही अपनी आजीविका का साधन बना लिया। 2 लोगों के रहने के लिए हवेली एक शहर से कम नहीं थी, पर उन्होंने हवेली का एक हिस्सा अपने रहने लायक बनाया और बाकी का ताला लगाकर रख छोड़ा। मीरा घर में अकेली रहती थी और नए शहर में किराए पर सब देने में उन्हें थोड़ा डर था। अब रमेश का सारा दिन दुकान पर बीत जाता और मीरा का घर के कामों में और बाकी का समय फोन के साथ बीतता, क्योंकि घर में कोई खास काम नहीं था। रमेश ने कई बार मीरा से कहा कि अगर वो चाहे तो खुद को भी किसी काम में व्यस्त कर सकती है, चाहे तो छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा ले या फिर पास ही किसी स्कूल में बात कर ले। लेकिन मीरा इन सब बंधनों में नहीं पड़ना चाहती थी। उसे तो बस अपने जीवन में आराम चाहिए था। मुश्किल से ही 2 समय का खाना बना पाती और घर की साफ सफाई तो मानो हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में कर लेती। कुल मिलाकर उसने अपना पूरा जीवन आराम तलब बना रखा था। ऐसा नहीं था कि वो बहुत बड़े या संपन्न घर की बेटी थी। एक छोटे से घर में 4 भाई बहन रहते थे। पढ़ना, खाना और सोना, इसके अलावा उसने कुछ और नहीं सीखा था। बस शादी तय होने पर गुजारे लायक खाना बना लेती थी। रखना सहेजना ये सब उसे शुरू से ही कभी पसंद नहीं थे, या बस उसे इन सब की आदत नहीं थी। शुरू में रमेश ने सोचा कि हर चीज को स्थापित होने में समय लगता है, शायद वही सब मीरा के साथ है। लेकिन वो गलत था। जैसे ही कभी रमेश को दुकान पर ज्यादा काम हो जाता और वो घर के राशन या किसी बाहरी काम में थोड़ा भी देर हो जाता, मीरा का मुंह उतर जाता। जबकि रमेश की तरफ से कोई बंधन नहीं था। रमेश उसे कहा भी करता, तुम चाहो तो थोड़ा बहुत सामान जरूरत का बाजार से ले आया करो, और अब दुकान में काम बढ़ रहा है, खाली समय के उसके छोटे छोटे पैकेट बनाकर रख सकती हो, जिससे मुझे भी दुकान पर उन्हें बेचने में आसानी होगी। लेकिन मीरा साफ मना कर देती, मैंने ये सब कभी नहीं किया, इतना ही काम है तो एक नौकर रख लो। पर रमेश उसे कुछ कहता नहीं था। सोचता था शायद इसे इन सब चीजों की आदत नहीं है, इसीलिए ऐसा कर रही है। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। गांव से भी कभी कोई रिश्तेदार आ जाता तो उसकी खातिरदारी इस तरह से करती कि वो 2 दिन के रुकते, 1 ही दिन रुककर कभी वापस ही नहीं आते। अब रमेश को लगने लगा था कि शायद परिवार बढ़ जाने से ही मीरा में कोई सुधार हो। इसीलिए उसने डॉक्टर से संपर्क किया। काफी इलाज के बाद भी दोनों खाली हाथ रह गए। अब तो रमेश की हालत और भी खराब होती जा रही थी। जैसे ही रमेश उसे कुछ कहता, वो हर बात को घुमा फिरा कर वहीं ले आती कि अब तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो ना, इसीलिए ऐसा कहते हो। मैं तुम्हें पिता बनने का सुख नहीं दे पा रही हूं ना। इसी के कारण रमेश ने एक बार टेस्ट ट्यूब से इलाज कराने का जिक्र भी किया, लेकिन मीरा का साफ इनकार। मैं इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाहती, तुम जानबूझकर ऐसा करते हो। अब तो रमेश का जीना मुहाल हो गया था। करे तो क्या करे। कभी कभी कोशिश करता कि मीरा के घर वालों से बात करे, उन्हें कहे कि
अपनी बेटी को समझाए तो मीरा तुरंत मना कर देती कि हमारी लड़ाई में मेरे माँ बाबूजी को डालने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मुझ में कोई कमी दिखती है तो दिखे, पर मैं अपने माँ बाबूजी को दुखी नहीं करूंगी। रमेश की भाभीियों से तो उसने पहले से ही अच्छे संबंध नहीं रखे। इसी बीच एक महिला घर के बाहर ही मीरा को किराए का घर ढूंढते हुए टकरा गई। अरे अनीता तू, मीरा तू। दोनों ही एक दूसरे को देखकर बेहद खुश हुई। मीरा अनीता को जबरदस्ती घर के अंदर ले आई। अनीता के पति और उनकी 1 साल की बेटी भी उनके साथ थी। उनके पूछने पर पता चला कि दोनों एक ही मोहल्ले की रहने वाली हैं। उम्र में भले ही फर्क हो, पर फिर भी हम उम्र की तरह ही रहती थी। उन तीनों की ही हालत उनकी आर्थिक तंगी की पूरी कहानी बयां कर रही थी। मीरा ने सबके लिए चाय बनाई, फिर पूछने लगी, आप लोग यहाँ? तो अनीता ने बताया, अभी बाबूजी बीमार हो गए थे और उनकी बीमारी में ही सारा पैसा लग गया है। अब संपत्ति के नाम पर अनीता के पति महेश बाबू की सरकारी नौकरी है, इसीलिए शहर में एक किराए का घर ढूंढ रहे हैं। लेकिन यह किराया ही इतना है कि उसके बाद हम खाएंगे क्या, यही समझ नहीं आ रहा। मीरा ने कहा, अरे ये इतनी बड़ी हवेली है, आप लोग यहाँ आकर रहिए ना। नहीं नहीं, यहाँ कैसे रह सकते हैं। अरे तुम चिंता मत करो अनीता, मैं तुमसे कोई किराया नहीं लूंगी, इसीलिए तो नहीं रह सकते। महेश बाबू ने जवाब दिया, अच्छा ठीक है, आप लोग जितना किराया बन सके उतना ही देना, मैं मना नहीं करूंगी। कहकर मीरा ने हाथ जोड़ लिए। अनीता ने कहा, पहले जीजा जी से तो पूछ लो, उन्हें कोई ऐतराज तो नहीं। अरे नहीं नहीं अनीता, कैसी बातें करती है तू, भला इन्हें क्या ऐतराज होगा। फिर भी तेरी तसल्ली के लिए उनसे पूछ लूंगी। तू मुझे अपना फोन नंबर दे दे, मैं कल तुझे बता देती हूँ। फोन? पर मेरे पास तो फोन नहीं है। क्या बात कर रही है अनीता, आजकल तो रेहड़ी वालों के पास भी फोन होता है और तू बिना फोन के। भाई मैं तो बिना फोन के घंटा भर भी ना रहूं, लेकिन तू। अनीता मीरा का जवाब सुनकर लज्जित सी हो गई। सहसा महेश बाबू ने कहा, आप मेरा नंबर ले लीजिए और कल बता दीजिएगा। अगर ना भी हुई तो भी कोई संकोच ना करिएगा। मीरा ने रमेश को रात को दुकान से लौटने पर अपना फरमान सुना दिया कि मैंने हवेली का एक हिस्सा किराए पर दे दिया है। किराए पर? लेकिन किसे? रमेश सुनकर अवाक रह गए। है, मेरी बचपन की सहेली अपने परिवार के साथ रहेगी। लेकिन कैसे लोग हैं, कैसा परिवार है, पहले पता तो कर लो। रमेश एक सांस में सब बोल गया, वो सब मैं कुछ नहीं जानती, अब तो मैं जवान दे चुकी हूँ। मीरा ने गुस्से भरी नजरों से रमेश को देखकर कहा, ठीक है, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो करो जो करना है। कहकर रमेश चादर तानकर सो गया। तीसरे दिन मीरा और रमेश ने एक हिस्से की चाबी अनीता और महेश बाबू को दे दी और उन्होंने अपना सारा सामान व्यवस्थित कर लिया। सामान के नाम पर उनके पास कपड़ों, बिस्तर और रसोई के कुछ जरूरी बर्तन थे। गैस का इंतजाम रमेश ने कर दिया था। दोनों का ही व्यवहार रमेश को बहुत पसंद आया। रमेश सोचने लगा कि अच्छा हुआ ये लोग रहने आ गए, हो सकता है इनके साथ रहने से मीरा के व्यवहार में कोई परिवर्तन आए। अब मीरा और अनीता पूरा दिन साथ रहती, एक ही जगह बैठकर सब्जी काटती, खाती और बेटी के साथ भी खेलती। अधिकतर मीरा ही अनीता के पास जाती, जबकि अनीता को तो बेटी और घर के काम से फुर्सत नहीं होती थी। एक दिन मीरा सब्जी काट रही थी, उसमें बचे हुए छिलकों को एक थैली में भरा और कूड़ेदान में डालने चली। अरे अरे मीरा, ये क्या कर रही हो? अनीता ने आश्चर्य से पूछा। इनसे तो बहुत अच्छी सब्जी बन जाएगी, छिलकों से? ओहो, ये सब तू कैसे कर लेती है? मैं तो मुरझाई हुई सब्जी भी नहीं बनाती अनीता। मीरा ने सवालिया नजरों से देखा। हालात इंसान को सब सिखा देते हैं मीरा, कहकर अनीता छिलकों को काटने लगी। अभी तो हमें बाबूजी की बीमारी में लिया उधार भी चुकाना है,
बस ये हो जाए तो कोई मुश्किल नहीं होगी। शाम के समय अनीता एक कटोरी सब्जी लेकर मीरा के यहाँ ले आई। ले मीरा, ये खास तेरे लिए बनाई है। मीरा छिलकों वाली बात कब की भूल चुकी थी। रात के समय जब खाना खाने बैठे तो रमेश और मीरा हैरान थे सब्जी खाकर। अगली सुबह अनीता ने बताया कि वो कल के मटर के छिलकों की सब्जी थी। मीरा सोच में पड़ गई और अनीता से पूछने लगी, क्या तू सारी सब्जियों के छिलकों की सब्जी बनाती है? नहीं, सबकी नहीं, बस कुछ की जो थोड़े सख्त हों, जैसे कद्दू, मटर, केले के ताजे छिलकों की और मूली के बचे पत्तों की भी। उफ, तू कैसे रह सकती है ऐसे? अनीता, दिन भर घर का काम, उसमें भी तू स्वेटर और स्कार्फ बुनते हुए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती रहती है। तू थकती नहीं क्या इन सब झंझटों से? मैं तो तेरे बारे में सोचती हूँ मीरा, तू कैसे रह सकती है ऐसे? ईश्वर ने जो दिया है उसका सम्मान तो हमें करना ही चाहिए ना। इतने में ही अनीता की बेटी रुंझुन ने सूसू कर दिया। ओहो कहकर मीरा ने नाक सिकोड़ लिया। अब क्या हुआ? अनीता ने पूछा। कुछ नहीं अनीता, पर तू मुझे बता, तू ये सब कैसे कर लेती है? सब यही सूसू पॉटी, मुझसे तो ये सब कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं कहते मीरा, ईश्वर ने हमें जो दिया है उसका संरक्षण तो हमें ही करना है ना। चाहे वो बच्चों की परवरिश हो या लक्ष्मी की देखरेख। और माँ बनना इसीलिए आसान नहीं है। केवल बच्चे को पैदा करना भर ही नहीं होता, उसकी परवरिश भी उतनी ही जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इन दोनों कामों के लिए ही नहीं बनी हूँ, मीरा ने गर्व से कहा। अनीता ने कहा, मीरा बोलने से पहले सोच तो ले, किस बारे में कह रही है? माँ बनना दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य है और जितना बड़ा घर और दुकान तुम्हें मिली है ना, इतनी तो मैं इस जन्म में सपने में भी नहीं सोच सकती। मीरा इस जवाब से थोड़ी सी नाखुश हुई और काम का बहाना बनाकर वहां से चली गई। आज अनीता को भी सच में गुस्सा आ गया था। कैसी औरत है ये? औरत लक्ष्मी का स्वरूप होती है और ये हफ्ते में पता नहीं कब नहाती है। सुबह हुई नहीं कि फोन चालू, हर समय बस टक टक फोन। ना घर की साफ सफाई, ना दिया ना बाती। भगवान से कोई सरोकार नहीं, फिर बच्चों से भी नफरत। इसकी हालत तो वीरवार की कथा जैसी है। हे भगवान, मैं ये क्या बोल गई? अनीता ने सर पर हाथ मारा, क्योंकि वो कभी नहीं चाहती थी कि मीरा के साथ कथा जैसा सब हो। इतने में ही महेश बाबू भी स्कूल से आ गए। दोनों ने चाय पी। महेश बाबू ने बताया अब उनका सारा उधार खत्म हो गया है। अब उन्हें जो भी कमाना है सब अपने ही लिए कमाना है। अनीता को तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। ऐसे ही 2 साल बीत गए। एक तरफ रमेश घर में मीरा के व्यवहार से बहुत दुखी रहने लगा था, क्योंकि उसे हर पल यही लगता था कि जब हमारे पास इतनी बड़ी हवेली है तो हम इसे और दुकान को बेचकर एक छोटा सा घर क्यों ना ले लें। उसका रख रखाव भी कम होगा, साथ ही जो भी पैसे मिलेंगे वो पूरी जिंदगी बैठकर खाने के लिए काफी है। लेकिन रमेश को इन सब बातों से बहुत चिढ़ थी और धीरे धीरे इसका असर उनके काम पर भी दिखने लगा था। जब व्यक्ति अंदर से ही खुश ना हो और साथ ही उसकी स्त्री उसे प्रोत्साहित करने वाली ना हो तो ईश्वर भी साथ नहीं देता। सामान का रख रखाव सही से ना होने के कारण दिन ब दिन वो सड़ने लगा। 1-2 नौकर भी इस काम के लिए रखे कि मीरा की निगरानी में वो ये सब काम कर पाएंगे, पर मीरा उसे तो ये अब पहले ही दिन से पसंद नहीं था। रमेश को अपना जीवन अंधकारमय लग रहा था, क्योंकि घर परिवार बढ़ने की बजाय घट रहा था। और सच कहा जाए तो मीरा को भी इसमें कोई रुचि नहीं थी। कभी कभी रमेश सोचता कि क्या सच में ऐसी भी कोई औरत होती है जिसे मां ना बन पाने का कोई दुख ना हो। उसने इस बार मीरा के घर वालों से भी बात की, पर उन्होंने इसका सारा ठीकरा रमेश के ही सर फोड़ दिया। साथ ही किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की नसीहत दे दी, पर रमेश और मीरा की बढ़ती हुई उम्र के कारण अब ये असंभव सा हो गया था। हार कर रमेश ने एक बच्चा गोद लेने की भी इच्छा जाहिर की,
उस पर मीरा का जवाब था कि बच्चा इतना बड़ा हो कि अपना काम खुद कर सके, कम से कम सुसु और पोटी के चक्कर में उसे नहीं पड़ना। पर रमेश उसे समझा समझा कर थक चुका था कि इतना बड़ा बच्चा कभी माँ बाप के बिना नहीं रह सकता। इस बार भी मीरा के घर वालों ने मीरा का ही साथ दिया। उनके हिसाब से भी उनकी बेटी क्यों किसी अनजान बच्चे के सब काम करेगी, ओह क्या नौकरानी है। कुल मिलाकर जीवन में अंधकार ही अंधकार था। वहीं दूसरी तरफ महेश बाबू अब थोड़ा अधिक समय काम करते, क्योंकि अब उनका एक ही सपना था, एक छोटा सा घर लेना। उन्होंने इसीलिए अनीता को भी कोचिंग क्लासेस के लिए मेज कुर्सी, कुछ बेंच और एक बोर्ड का इंतजाम कर दिया था, जिसमें दिन भर अनीता पढ़ाती। साथ ही बेटी स्कूल भी जाने लगी थी। जब वो आकर दिन में सो जाती तो बच्चों को पढ़ाती। बाहर ही आंगन में सब इंतजाम हो गया तो ज्यादा परेशानी भी नहीं थी। कुल मिलाकर महेश बाबू और अनीता जी जान से जुटे हुए थे खुद को ऊंचा उठाने में। और रमेश, उसकी किस्मत, उसकी बीबी ने उसे अपने प्रेम नहीं, अपने आलसीपन से बदकिस्मत में बदल दी थी। अब तो सर पर धीरे धीरे कर्ज भी चढ़ने लगा था। हार कर रमेश ने हवेली के पीछे का हिस्सा बेचने का निर्णय लिया। इसकी भनक जैसे ही महेश बाबू को पड़ी, उन्होंने फौरन मदद का प्रस्ताव बढ़ा दिया। लेकिन रमेश मुफ्त की मदद नहीं लेना चाहता था। उसने महेश बाबू से कहा, अगर मदद करना ही चाहते हैं तो हवेली का हिस्सा खरीद कर कीजिए, ये मदद मेरे उसूलों के खिलाफ है। महेश बाबू ने शहर से स्वीकार कर लिया और अपनी सारी जमा पूंजी से हवेली का आधा हिस्सा खरीद लिया। एक दिन मीरा को खबर मिली कि अनीता जल्द ही खुशखबरी देने वाली है। उसने सोचा कि अब देखती हूँ अनीता कैसे सब करेगी। लेकिन अनीता ने तो जैसे ठान रखा था उसी तरह बच्चों को पढ़ाती रही। कभी कभी तबीयत सही ना होता तो महेश बाबू पढ़ा देते। गर्भावस्था के आखिरी के दिनों में महेश बाबू के स्कूल की भी छुट्टियां हो गई। 9 महीने बाद अनीता ने एक बेटे को जन्म दिया। घर परिवार में कोई और ना होने के कारण सब काम महेश बाबू ही करते। कुछ दिनों के लिए अनीता ने गांव से अपनी दूर की बहन को भी बुला लिया था। कुल मिलाकर सब अच्छे से संपन्न हो गया और अनीता फिर से अपनी गृहस्थी में जुट गई। ये सब देखकर मीरा को कभी कभी बहुत जलन होती कि महेश बाबू अनीता की कितनी सेवा करते हैं, दोनों के बीच कितना अच्छा रिश्ता है। कभी भी दोनों की तेज आवाज नहीं सुनी। यही सोचे जा रही थी कि पीछे से रमेश ने आवाज दी, आज खाना नहीं बनाना क्या? नहीं बनाना, आज आप बनाएंगे। कहकर मीरा रमेश को गुस्से से देखने लगी। अभी तो दुकान से थका मांदा आया हूं, अब खाना भी मैं ही बनाऊं। कहकर मीरा के ऊपर जोर से चिल्ला पड़ा रमेश। क्यों नहीं बना सकते? महेश बाबू को देखा है अपनी बीबी की कितनी सेवा करते हैं। मीरा ने भी उतनी ही तेज आवाज में जवाब दिया, हाँ, अगर बीबी इतनी गुड़ी और संस्कारी हो, पति के हर दुख और परेशानी को अपना समझे, हर परिस्थिति में साथ दे, तो पति भी सेवा करता है। लेकिन ना तो मुझे बाप बनने का सौभाग्य मिला, ना ही तुम्हारे आने के बाद कोई खुशी। तुमने घर को एक कूड़ा घर बनाकर रख छोड़ा है। रमेश की आवाज सुनकर महेश बाबू और अनीता दोनों आ चुके थे, पर रमेश और मीरा इस बात से अनजान लड़ ही रहे थे। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार अनीता और महेश बाबू को बीच बचाव करना ही पड़ा और दोनों को ही अपने घर ले गए। अनीता ने दोनों को खाना खिलाया और देर होने पर वापस घर जाने को कहा। लेकिन रमेश मीरा को ना तो साथ ले जाने को तैयार था, ना ही मीरा जाने को। मामले की गंभीरता को देखते हुए रमेश के साथ महेश बाबू उनके घर चले गए और मीरा अनीता के साथ ही रुक गई। रात के समय जहां महेश बाबू ने रमेश को समझाया कि उनका पिता न बन पाने का कारण वो खुद भी कहीं ना कहीं है। अगर उन्होंने समय रहते शक्ति बरत कर जरूरी कदम उठाया होता तो आज ये दिन नहीं आते। वहीं मीरा को भी ये समझने में देर नहीं लगी कि उसने भी तो कभी
रमेश को समझने की, उसका साथ देने की कोशिश नहीं की और परिणाम सामने है। अगली सुबह का सूरज एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया और दोनों ही पति पत्नी नहा धोकर ईश्वर के आशीर्वाद के साथ एक नन्हे बच्चे को अपनाने अनाथाश्रम की ओर बढ़ गए। अनाथाश्रम में उनसे पूछा गया, आप लड़का लेना चाहेंगे या लड़की? मीरा ने बिना कुछ सोचे ही जवाब दिया, लड़की, और जिसका जन्म हाल ही में हुआ हो। आज रमेश उसका मुंह ही ताकता रह गया। उसे मीरा से ये बिल्कुल उम्मीद न थी। क्या मैं इतने छोटे बच्चे को गोद लेने का कारण जान सकती हूँ? अनाथ आश्रम की वार्डन ने पूछा। जी, मैं उसकी हर आहट को महसूस करना चाहती हूँ, हर छोटी बड़ी आदत, उसकी अटखेलियां देखना चाहती हूँ। आज रमेश ने मीरा में एक ऐसी माँ को देखा था जिसकी चाह उसने उससे हमेशा की थी। एक जांच कमेटी उनके घर निरीक्षण के लिए आएगी, उसके बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी, कहकर उन्हें भेज दिया गया। घर आकर मीरा सबसे पहले अनीता के पास गई, उसका शुक्रिया अदा करने, साथ ही उससे बच्चे के स्वागत की तैयारी कैसे करनी चाहिए ये जानने की भी। अगले 2 दिन तक मीरा ने घर का पूरा नक्शा ही बदल दिया था। हर तरह से घर का माहौल बच्चों के लायक लग रहा था। निरीक्षण कमेटी उनके इस कदम से बड़ी ही संतुष्ट होकर गई, साथ ही उन्हें ये विश्वास भी दिलाकर गई कि अगले कुछ ही महीनों में बेटी मिल जाएगी, बस कुछ जरूरी कागजात जमा कराने होंगे। सुनते ही मीरा की आंखों से आंसू छलक आए। कुछ ही महीनों बाद उन्हें बेटी मिल गई। अगले ही दिन उसने रमेश से गांव जाने की जिद की, भैया और भाभी को भी अपनी इस खुशी में शामिल करने के लिए। रमेश समझ ही नहीं पा रहा था कि कैसे क्या करे, पर मीरा उसे सब समझ आ रहा था कि उसे क्या करना है। गांव जाकर उसने सबसे पहले अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी और बेटी को सबसे पहले कुल देवता के आशीर्वाद के लिए लेकर गई। फिर वहीं एक छोटी सी पूजा करके बेटी को लेकर वापस आई। अब अनीता से उसकी एक ही गुजारिश थी कि मेरी बेटी बस तेरे जैसी हो, पूरी कोशिश करूंगी एक बहुत अच्छी मां बनने की। अब मेरी आशा की किरण यही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।